सो वेलकम टू द क्लास। और ये चल रहा है एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर सीरीज चल रही है, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पीछे से टीवी की आवाज आए तो बता देना, ठीक है। मेरी आवाज जी मैम। कुछ एक्स्ट्रा आए तो ठीक है। नाउ इसमें प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन हमने कल देखा था, उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है। नाउ दूसरा आज हम देखेंगे पार्लियामेंट। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तो सीरीज का क्वेश्चन है संक्षेप में, संसद मतलब पार्लियामेंट के बारे में बताइए। तो पार्लियामेंट के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां की विवेचना कीजिए। जो हमारी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट मतलब जो सेंट्रल लेवल पर विधायक शक्ति बनाने की जो संस्था होती है, ठीक है, विधायिका होती है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, प्लस हमारा प्रेसिडेंट, क्योंकि कोई भी लॉ बनता है तो उसको लास्ट में कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलो इंट्रोडक्शन। भारत की संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे है, बाकी हर स्टेट का अपना एक है, ये है ना, विधायी संस्था, जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। संविधान द्वारा संसद और उसके सदस्यों को कुछ विशेष शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्यसभा लोकसभा के सदस्य होते हैं, एमपीज होते हैं, उनके कुछ अलग से पावर्स, कुछ शक्तियां, कुछ छूट, ठीक है, कुछ अधिकार, कुछ ड्यूटी इत्यादि दिया गया है। ठीक है, क्या है ये से पूरा देखते हैं। संसद की शक्तियां, पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले पार्लियामेंट की शक्ति देख लेते हैं क्या है। लोकसभा प्लस राज्यसभा की शक्ति, विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, क्या कर सकती है संसद? कानून बना सकती है। कानून किस विषय पे बनाएगी? जो संघ, देखो एक 7 शेड्यूल है ना, उसमें 3 सूची दी हुई है। एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती। ठीक है, नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे कानून बनाती है? संघ पे। स्टेट गवर्नमेंट राज्य सूची पे जो विषय दिए गए हैं उस पे बनाएगी, और दोनों समवर्ती पे बना सकते हैं। समवर्ती क्या होता है? कोई ऐसा विषय जो दोनों के लिए कॉमन किया गया है। बट अगर किसी विषय पे सेंट्रल ने कानून बना दिया है समवर्ती का, और राज्य भी बनाता है, तो सेंट्रल वाला उस पर हावी होता है, मतलब अभिभावी होता है, मतलब मान्यता प्राप्त करता है। नाउ राज्य सूची पर भी कुछ ऐसा पॉइंट है जिसपे संघ बना सकता है, बट ये हमारा पॉइंट यहाँ नहीं है, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। ठीक, तो लोकसभा राज्यसभा सामान्यतः किस पे बना सकता है कानून? संघ सूची और समवर्ती सूची पे। ठीक है, आर्टिकल 245 टू 246 आर्टिकल याद रखना इंपॉर्टेंट है फॉर वनडे एग्जाम, कहीं के लिए भी, वनडे कोई भी पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिटी का पेपर किसी भी विषय में दे रहे हो, ठीक है, एलएलएम एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। 7th शेड्यूल। चलो, और कौन सी विधायी शक्ति है कानून के संबंध में? तो संविधान, जो कि जिस संविधान ने इसको शक्तियां दी हैं, उसी संविधान को संशोधित करने की शक्ति भी संसद के पास है। आर्टिकल 368। ठीक, ये हो गई लेजिस्लेटिव शक्ति। कैसी शक्ति? जो लीगल कुछ है। कैसे? जो एल से लेजिस्लेटिव होता है और एल से होता है लॉ, तो इसको ऐसे याद रखना। विधिक शक्ति, विधिक शक्ति सबसे बढ़िया कानून बना सकता है, ऑफ कोर्स कानून में परिवर्तन कर सकता है, और संविधान में भी संशोधन कर सकता है ना। चलो अब आते हैं फाइनेंशियल पावर क्या है। इतनी बड़ी संस्था है, एक घर होता है, उसका भी कुछ फाइनेंशियल पावर होता है, पैसे से संबंधित। इतनी बड़ी संस्था है, कानून बना रही है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुम लोग को दिखाते हैं, याद रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में मत लिखना, बस समझने के लिए, ठीक है, इन फनी में। देखो पावर कैसे याद रखनी है, थोड़ा सा इसका पेन का जो वो है और पतला कर दें, और कलर और लाइट कर दें। चलो, सो मम्मी हो गई तो ज्यादा लाइट कर दिए। ठीक है, मम्मी क्या करती हैं? घर के लिए कानून बनाती हैं, कौन कितने बजे उठेगा, और उस कानून में परिवर्तन करती हैं। ठीक है, नाउ ये क्या होगा? मम्मी क्या हो गई? संसद हो गई, लोकसभा और राज्यसभा, और ये उनकी इनकी विधायी कानूनी शक्ति हो गई, विधायी शक्ति हो गई, लेजिस्लेटिव पावर हो गई। नाउ इतना होने के बाद मम्मी को घर चलाने के लिए, खर्च चलाने के लिए एक दूसरी शक्ति चाहिए, वो है पैसा, फाइनेंस। ठीक है,
वित्तीय शक्ति। तो क्या क्या शक्ति है संसद के पास पैसे से संबंधित? केवल संसद ही धन विधेयक पारित कर सकता है, केवल मम्मी ही घर का बजट बनाएंगी। ठीक है, तो यहाँ बजट तो है ही, वार्षिक बजट को पारित करना संसद का कार्य है। ठीक है, प्लस और भी जो पैसे संबंधी बिल संबंधी खर्चा देखना है वो भी मम्मी करेंगी, है ना। तो मनी बिल पारित कौन करेगा? संसद करेगी। और वार्षिक बजट को भी कौन पारित करेगा? संसद करेगा ना। ये वाला आर्टिकल याद रखना कि किस आर्टिकल में मनी बिल है, धन विधेयक आर्टिकल 110 में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही यहाँ पे तुमको दिखेंगे। ठीक है, अगला है नियंत्रण शक्ति। तीसरी पावर क्या होती है मम्मी के पास? पहले नियम बना दिया, फिर खर्चा सारा देख लिया, फिर घर में सबको कंट्रोल रखती है ना, बच्चों को, पापा को नहीं, लेकिन ठीक है, मोस्टली सबको मम्मी कंट्रोल करके रखती है ना। तो नियंत्रण शक्ति, कंट्रोल की पावर संसद के पास है। किसके किसके ऊपर कंट्रोल करती है? एग्जीक्यूटिव के ऊपर। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? संसद प्रश्न पूछकर अविश्वास प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाता है, समितियों के माध्यम से कार्यपालिका की जांच करता है। देखो, जब ये कानून बना, मम्मी ने नियम बना दिया कि ये काम होगा, ठीक है, छोटू चला गया वो काम करने, काम करके आया, उसने काम सही से एग्जीक्यूट किया है कि नहीं, ये कौन कंट्रोल करेगा? ये मम्मी प्रश्न पूछ के कंट्रोल करेंगी ना। बता कहाँ खर्चा किया, कितना पैसा खर्चा किया, वगैरह 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 सारी जांच करेंगी। पापा से भी पूछ सकती हैं, सबसे पूछ सकती हैं, है ना। तो जब संसद ने कानून बना दिए तो उस कानून को कौन लागू कर रहा है? एग्जीक्यूटिव लागू कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अब इसने सही से काम किया है कि नहीं, ये सब जांच संसद प्रश्न पूछकर कर सकती है। ठीक है, तीसरी पावर हो गई। नाउ चौथी शक्ति क्या होती है मम्मी की? छोटू ने काम किया था, उसका प्रश्न पूछकर उस पर कंट्रोल किया, उसके बाद मान लो घर में कोई लफड़ा हो गया, दो बच्चे, दोनों में लड़ाई हो गई, ठीक है, तो उनके बीच में न्याय कौन करता है? मम्मी, है ना। तो जुडिशियल पावर हो गई है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति क्या क्या है संसद की? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार संसद के पास है। बच्चों में कौन गलत है कौन सही है जांच करने का अधिकार मम्मी के पास है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल कहीं आना जाना है, बाहर जाना है, बाहर से कुछ लाने जाना है, तो दो बच्चे हैं, ये बोलता है मैं जाऊंगा, ये बोलता है मैं जाऊंगा, तो मम्मी नियुक्त करती है कौन बाहर जाएगा सामान लाने। तो संसद के पास नियुक्ति की भी शक्ति है। किसकी नियुक्ति करता है? हाई हाई कोर्ट के जज हो गए, चुनाव आयुक्त आदि को हटाने की प्रक्रिया में भी संसद की भूमिका होती है। देखो, इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति भी संसद की मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा अलग हो गया, बट अच्छा एक मिनट, ये बात कर रहा है सीजे आई की, ठीक है, और चुनाव आयुक्त की, इलेक्शन कमीशन की, और खुद प्रेसिडेंट की, है ना। इन सबको हटाने का अधिकार की किसके पास है? प्रक्रिया संसद के पास है। अब चलो, खुद संसद के पास कौन से विशेषाधिकार है? जैसे मम्मी के पास भी कुछ विशेषाधिकार होते हैं ना। चलो, स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार, जो मन करेगा वो बोलेंगे। आर्टिकल 105 याद रखना। देखो, जितना भी मैंने आर्टिकल बोला ये तुमको एलबी एग्जाम के लिए नहीं याद रखना, हाँ इसके अंदर की बात याद रखना जो तुम समझ रहे हैं। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे, बट एलएलएम के एंट्रेंस के लिए, नेट के लिए, वनडे एग्जाम कहीं, एपीओ के लिए, सॉरी एपीओ के लिए, इत्यादि के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन। तो संसद में बोले गए शब्दों के लिए कोई सदस्य अदालत में उत्तरदायी नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? कि लोकसभा या राज्यसभा का कोई एमपी है, ठीक है, वो संसद के अंदर कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, ठीक है, चाहे वो क्रिमिनल उसका हो, चाहे वो क्रिमिनल तरीके का हो, और चाहे वो सिविल बात हो, जो भी हो। संसद के अंदर अगर सांसद कुछ बोलता है, पार्लियामेंट के अंदर अगर सांसद कुछ बोलता है, चाहे लोकसभा के अंदर चाहे राज्यसभा के अंदर, उसके ऊपर कोई भी अदालत में कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, 105(1) कहता है। ठीक है, ठीक है, चलो
संसद में कही गई बातों या वोट देने के लिए किसी सदस्य की बात बोल रहा है कि इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ठीक है। गिरफ्तारी से छूट है, अगर संसद है, कोई पार्लियामेंट सांसद है, ठीक है, कोई सांसद है, कोई एमपी है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, और उसके खिलाफ कोई सिविल केस चलाना है, ठीक है, ठीक है, तो मान लो उसमें गिरफ्तारी करनी है, भाई सिविल केस में भी गिरफ्तारी होती है, ठीक है ना। तो जब पार्लियामेंट की बैठक होगी या पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होने वाली है जिसमें ये एमपी आके भाग लेगा, उसके 40 दिन पहले ही उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करोगे, उसके बाद नहीं है, ठीक है। जिस तारीख को, फॉर एग्जाम्पल जिस दिन किसी का बर्थडे है उससे ठीक 40 दिन पहले गिरफ्तार करना है, या जिस दिन किसी का एग्जाम है उसके ठीक 40 दिन पहले गिरफ्तार करना है, या एग्जाम के 40 दिन बाद। तो जिस दिन पार्लियामेंट की बैठक होगी उसके 40 दिन पहले आप गिरफ्तार करोगे, या पार्लियामेंट की बैठक जिस दिन खत्म होगी उसके 40 दिन बाद, ठीक है। संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन, संसद की अधिकृत कार्यवाही प्रकाशित करने पर कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता। देखो, पार्लियामेंट में कोई बात कही गई, कोई काम हुआ, कोई एक्ट बढ़ा, उसका प्रकाशन सेम टू सेम जैसे पार्लियामेंट में हुआ किसी व्यक्ति ने किया, ठीक है, चाहे फिर वो किसी की मानहानि ही क्यों ना करता हो, कुछ भी करता हो, कोई क्रिमिनल केस बनता हो, उस पर कोई केस नहीं चलेगा। कोई थर्ड पार्टी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कोई सेकंड पार्टी की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड मतलब एमपी नहीं है, बट क्या कर रहा है, एमपी की बातों का जो पार्लियामेंट में उन्होंने की थी उसको प्रकाशन कर रहा है। संसद के सामूहिक विशेषाधिकार, देखो विशेषाधिकार क्या है, मतलब ज्वाइंटली क्या राइट्स हैं। पहला, संसद को अपने सदनों की मर्यादा बनाए रखने का अधिकार है। सो एक मूवी, जयललिता कौन सी हीरोइन थी, तो उनकी कोई मूवी बनी थी, नाम नहीं आ रहा, क्या नाम है, जब तो नाम ही नहीं आ रहा और अंदर फिर इसको जाने लायक ही नहीं, पॉलिटिकल बात है तो छोड़ो। देखो मुझे नाम एंड मौके पर नहीं याद रहा है, ठीक है ना। कंगना रनौत ने जो जी ने जो मूवी की थी, उसमें जो सीन था कि क्या विधान सभा था, विधान हाँ विधान सभा में क्या कहते हैं, जब वो गई तो उनकी मतलब साड़ी वाड़ी खींच ली गई थी, खूब अपमान वगैरह हुआ था, फिर बोली मैं सीएम बन के ही आऊंगी, है ना। ये सब क्या है, पार्लियामेंट या राज्य विधायिका का क्या है, उल्लंघन है, ठीक है, मर्यादा का। चलो, संसद को अपने सदनों की मर्यादा बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है, मतलब कोई अगर उनके किसी प्रकार की कोई उनकी इंसल्ट ना करे या कोई उनसे गलती ना हो, ठीक है। किसी सदस्य को सदन से निष्कासित करने का अधिकार है, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, किसी सदस्य को सदन से निष्कासित कर सकता है। देखते हो अक्सर क्या होता है कि जब बैठक वगैरह चलती रहती है तो कुछ एमपी उठ के हल्ला वगैरह करने लगते हैं, कुछ मतलब बदतमीजी भी करने लगते हैं, तो जो वहाँ अध्यक्ष होता है उनको निष्कासित कर देता है कुछ दिनों के लिए, है ना, सस्पेंड कर देता है, ठीक। किसी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है, अगर कोई संसद का, अगर कोई पार्लियामेंट का इंसल्ट करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। न्यायिक व्याख्या और सीमा, न्यायिक व्याख्या और सीमा, देखो वेरी इंपॉर्टेंट केस, देखो ये केस हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लास नहीं ली थी, सो जिस दिन मेरा मतलब सातों सब्जेक्ट की क्लास हो जाएगा ना, और अगर टाइम रहेगा एग्जाम का, तो हम हर सब्जेक्ट में पाँच पाँच दस पाँच लेकर 10 इंपॉर्टेंट केस देख लेंगे हम लोग, और जो आप हर आंसर में यूज कर सकते हो बता देंगे, ठीक है। संसद की शक्तियां संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा संसद के पास चाहे इतना पावर है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल संसद का एक शक्ति थी, कौन सी, विधायी शक्ति, लीगल शक्ति, लीगल शक्ति क्या थी, संविधान को संशोधन करने की, थी ना। बट कोर्ट ने कहा नहीं, आप आधारभूत ढांचे को नहीं संशोधित करोगे। आधारभूत ढांचा क्या है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में था, फिर से पढ़ना होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास से लेके वीडियो रहेगा, देख लेना, ठीक है। विशेषाधिकारों का प्रयोग संविधान और कानून की सीमाओं में रहकर ही किया जा सकता है, ठीक है। आपके पास विशेषाधिकार तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो, जैसे आपको बोलने का अधिकार है, जिसका मतलब ये नहीं कि आप पार्लियामेंट में खड़े हो जाओ और जिसको मन भर भर के गाली दो, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। मर्यादा में बात करो, ठीक। कंक्लूजन हो गया, कंक्लूजन फिर से ये होगा शॉर्ट, इससे क्या आप इंपॉर्टेंट समझते हो, क्या आप उसका, ठीक है। नाउ इंग्लिश वर्जन आ गया, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
ठीक है। हाँ, जो भी पूछना हो हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ लो फिर अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। चलो पूछो जो पूछना, अब इसको स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम दोबारा रिकॉर्डिंग करने भी नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। देखो 5 या 10 दिन बाद से हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर वालों की भी क्लास चले, है ना। चलो देखते हैं, फिर हमको भी कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, चलो थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, जो भी है सीरीज में क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा दीजिए और उसका वित्त विधेयक एवं समान विधेयक में से अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। मनी बिल को परिभाषित करना है और फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल से इसका क्या अंतर है देखना। तो सबसे पहले देखते हैं मनी बिल। मैंने अभी बोला था इसका आर्टिकल याद कर लेना, 110, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का। आवाज अटक रही है फिर से? आई होप नॉट। चलो, धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 101 में दी है। कोई विधेयक धन विधेयक तब कहलाता है यदि उसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित उपबंध हो। एक विधेयक बनाया गया, ठीक है, और अगर उनमें निम्न चीजें हैं तो वो धन विधेयक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक माला है, अब उसको रुद्राक्ष की माला तब कहेंगे जब उसमें रुद्राक्ष होगा, है ना। तो अगर किसी चीज में विधेयक में निम्न एलिमेंट्स हैं तो वो धन विधेयक है। तो क्या है, भारत की संचित निधि में धन का प्रस्ताव या निकासी। भारत की संचित निधि से धन का प्रस्ताव या निकासी, एक विधेयक आया जिसमें दिया गया है कि जो भारत की संचित निधि है उससे कुछ धन निकाला जाए, ठीक है, या उससे संबंधित, उसके धन से संबंधित है, तो वो धन विधेयक कहलाएगा। ऐसा कोई धन विधेयक आया जो भारत की संचित निधि में से ऋण लेने के संबंधित है, ठीक है। कोई राज्य ऋण लेना चाहता है, सरकार के सरकार लेना चाहती है उस विधेयक के थ्रू, फ्रॉम किससे, भारत की संचित निधि से, तब वो धन विधेयक होगा। कोई विधेयक आया जो कर लगाने, शुल्क में वृद्धि या हटाने या कर में संशोधन करने से संबंधित है, धन विधेयक होगा। भारत की संचित निधि से व्यय का विनियोजन करने, भारत की संचित निधि से खर्चे संबंधित कोई विधेयक आया, ठीक है। संचित निधि, भारत की संचित निधि से अचानक कोई खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा, फॉर एग्जांपल मान लो कि कहीं पे बाढ़ आ गई है, ठीक है, पैसे की कमी पड़ गई है केंद्र सरकार के पास बजट में या राज्य सरकार के पास, तो क्या किया गया, भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि एक्स्ट्रा मनी होती है जो सरकार संभाल के रखती है, ठीक है। इसका लंबा स्कोप है, अलग से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ये अभी नहीं समझना उतना। तो अब एक्स्ट्रा खर्चा चाहिए था तो आकस्मिक क्या निकाला, इमरजेंसी फंड हमने निकाल लिया, ठीक है। संघ सरकार की किसी वित्तीय देनदारी से संबंधित कोई विषय है, एक विधेयक आया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस देनदारी, फाइनेंस लेन देन से संबंधित कोई सब्जेक्ट उसमें मेंशन है, तो ऐसा विधेयक भी धन विधेयक है। और भारत के लेखा परीक्षक और लेखा नियंत्रक का वेतन और शर्तें, देखो बाकी सब तो वो सोचना पड़ेगा, बट अगर एक विधेयक आया जिसमें सीएजी, भारत के सीएजी की सैलरी और अन्य शर्तें संबंधी कुछ भी प्रावधान है, तो ऐसा विधेयक धन विधेयक है। कुल मिलाकर क्या मिल रहा है आपको, एक पैसे से संबंधित विधेयक दिख रहा है, ठीक है। बट एकदम पैसे से संबंधित विधेयक हमेशा धन विधेयक भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता अभी देखेंगे, फिलहाल इतना याद रख लेना, इसमें 5 से तो याद करके इत्यादि लिख देना, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना कि यही इतना है जो धन विधेयक में बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आई थिंक 7 या 8 विषय है ना। इसके अलावा कोई भी विषय अगर आता है तो धन विधेयक नहीं होगा, चाहे जितना उसमें पैसे संबंधी बात लिखी हो, ठीक। चलो धन विधेयक और अन्य विधेयक में अंतर देख लेते हैं। तो धन विधेयक, वित्त विधेयक और सामान्य विधेयक। धन मनी बिल, वित्त फाइनेंस। मनी और पैसे में और फाइनेंस में क्या अंतर होता है, तो जो पैसे पापा मम्मी को देते हैं मंथली खर्चे के लिए वो मनी हो गया। अब मम्मी उससे खर्चा घर का कैसे चलाती हैं, फाइनेंस कैसे संभालती हैं, ये फाइनेंस हो गया, ठीक है। खर्चा करना, बचत करना, है ना। चलो और सामान्य विधेयक, तीनों हो गया। चलो भैया, आवाज क्लियर आ रही है सविता? वेरी गुड। परिभाषा देखते हैं, ठीक है। तो मनी बिल क्या है, वो सब्जेक्ट, ऐसा बिल जिसके सब्जेक्ट आर्टिकल 110 में वर्णित है वही मनी बिल कहलाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई बिल है
जो मनी से संबंधित है, ठीक है, बट आर्टिकल 110 में उल्लिखित नहीं है तो वो फाइनेंशियल बिल होगा, मनी बिल नहीं होगा। सो सिंपल है ना। तो मनी आर्टिकल 110 में 7-8 पॉइंट दिए हुए हैं, उसको याद कर लो तो वो मनी बिल है। बाकी जो मनी से संबंधित हो बट आर्टिकल 110 से ना मैच करता हो वो फाइनेंशियल बिल होगा, ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहे हैं, अन्य विधेयक ना, 3 चीज पढ़ रहे हैं हम साथ में ना। देखो 3 चीज पढ़ रहे हैं, धन विधेयक और अन्य विधेयकों में अंतर। तो पहला धन विधेयक है, फिर वित्त विधेयक है, और तीसरा सामान्य विधेयक, सामान्य बिल क्या होता है, ठीक है। ओके, सो ये पहला था, ये दूसरा था, और ये तीसरा होता। चलो प्रस्तावना देख लेते हैं कैसे आता है। तो मनी बिल केवल लोकसभा में और राष्ट्रपति की अनुशंसा से आता है, राज्यसभा की आवश्यकता नहीं होती। भाई देश में कोई सुरक्षा की बात है, इमरजेंसी की बात है, तभी संचित निधि से हमको पैसा निकालना है, तो भैया लोकसभा में क्या है, उस सरकार की क्या बहुमत है, और उसके बाद प्रेसिडेंट भी उसी का है, आराम से काम हो गया। लेकिन अगर इमरजेंसी में पैसा निकालना है, चले राज्यसभा में पास कराएं, फिर वहाँ अटका रहे, फिर लोकसभा में पास हो, तो फिर वो उस योग्य नहीं रह जाएगा जिस काम के लिए उसकी आवश्यकता है, ठीक है। और फाइनेंस बिल क्या होता है, देखो फाइनेंस बिल में भी लोकसभा की ही आवश्यकता होती है, बट लेकिन राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो कोई अन्य बिल होगा, ठीक है, उसमें या तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी की भी वो हो जाएगी। इधर देख लो, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। जो मनी बिल होगा उसमें लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट की अनुशंसा आवश्यक होगी। जो फाइनेंशियल बिल होगा उसमें सिर्फ लोकसभा की आवश्यकता होगी, प्रेसिडेंट की आवश्यकता नहीं होगी। एंड जो अदर बिल होगा, ठीक है, अदर बिल क्या होता है, अन्य काम से संबंधित भी कई प्रकार के बिल होते हैं, ठीक है, उसमें लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक, ठीक। अगला अंतर देख लेते हैं, राज्यसभा की भूमिका क्या है। इन केस मनी बिल में राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो राज्यसभा से सिर्फ सुझाव मांगा जाता है, और राज्यसभा को क्योंकि इमरजेंसी की बात है तो 14 दिन के अंदर मनी बिल में अपना सुझाव देना ही पड़ेगा, ठीक है। देना ही पड़ेगा मतलब अगर देना चाहती है, अगर नहीं भी देना चाहती तो ना दे, कोई बात नहीं, मनी बिल फिर भी पास हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार कर सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे क्या करती है, बट अगर वो स्वीकार करना चाहती है तो 14 दिन के अंतर्गत उसे मनी बिल स्वीकार करना पड़ेगा। फाइनेंशियल बिल में राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती उसे, अगर उससे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आप इससे सहमत हो, इनकेस उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तीसरा क्या है, सामान्य बिल, अदर बिल। इसमें राज्यसभा के साथ क्या है, देखो हमने पहले देखा तो लोकसभा या तो राज्यसभा या तो दोनों ले लो, ठीक है। राज्यसभा को पूर्ण शक्ति एक सामान्य बिल की तरफ से मतलब कि पूर्णता अस्वीकार भी कर सकती है, हमको नहीं पास कराना ये बिल, और अगर राज्यसभा ने मना कर दिया तो ऐसा बिल पास नहीं होगा, ठीक है। अंतिम निर्णय क्या होता है, तो मनी बिल के बारे में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, क्योंकि भाई लोकसभा ही है, राज्यसभा है ही नहीं, तो उसका निर्णय का महत्व ही नहीं है ना। फाइनेंशियल बिल के बारे में दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है, ठीक है, दोनों सदनों की सहमति आवश्यक, ठीक है, आवश्यक होती है, बट अगर राज्यसभा सहमति नहीं, देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा फाइनेंशियल बिल के बारे में कि राज्यसभा को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, है ना। तो कुल मिला के चाहे उसके पास कोई पावर तो है नहीं मना करने का, ये हमने सेकंड में देखा था, ये देखो यहाँ पे अस्वीकार नहीं कर सकती है ना। तो जब राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती है तो लोकसभा पर ही सब आधारित है, तो भाई दोनों का मान लेते हैं, दोनों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, दोनों की सहमति आवश्यक है, ठीक है। और सामान्य जनरल बिल में क्या होता है, चूंकि दोनों को समान पावर है और अगर दोनों में से किसी ने मना किया तो ऐसा बिल पास नहीं होगा, इसलिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है, ठीक है। ओके, ये मैंडेटरी वाला है। देखो क्या अंतर था दोनों में, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना होना, इन दोनों में देखना
लोकसभा और राज्यसभा में राज्यसभा ही हेड है, सॉरी लोकसभा ही हेड है, राज्यसभा को क्या है बाध्य किया गया कि अगर आपसे सहमति मांगी जाए तो आप दो, इसलिए दोनों की सहमति आवश्यक है। बट अदर बिल में क्या है कि जितनी पावर लोकसभा को इतनी राज्यसभा को है, और इसमें राज्यसभा को बाध्य नहीं किया जा सकता, इसलिए दोनों में फ्री रूप से दोनों की सहमति आवश्यक है। आई होप कि समझ रहे हो क्या मतलब है ये, ठीक है। उदाहरण स्वरूप मनी बिल का उदाहरण क्या होगा, वार्षिक बजट, ठीक। और विनियोग विधेयक हो गया, ठीक है। कर से संबंधित विधेयक हो गया, तो ये 110 में था। 1 मिनट है बच्चों, 1 मिनट। चलो ओके, सो ये हो गया उदाहरण। फाइनेंस वाले का उदाहरण क्या होगा, तो जो भी आर्टिकल 110 में नहीं होगा। अदर बिल आईपीसी, बीएनएस, बीएसए, ठीक है। तो बिल मतलब सबसे बढ़िया ले लो संशोधन बिल, किसी कानून में कोई संशोधन करना है या कुछ नियम लाना है, ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा कि लोकसभा और राष्ट्रपति का ही वर्चस्व होता है। राज्यसभा से अगर पूछा गया तो उसे 14 दिन में अपनी सहमति देनी होगी, है ना। तो जाहिर सी बात है, जब लोकसभा का वर्चस्व है तो कौन प्रस्तावित करेगा, केवल लोकसभा, ठीक है। केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रस्ताव करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है, मतलब कि ऐसा प्रस्ताव है, तो बाकी बिल में क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, बट इसमें क्या है, पहले राष्ट्रपति की सहमति अनुशंसा ले ली है, फिर लोकसभा में ला रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लोकसभा में पारित होने के बाद सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में जब भेजा जाता है तो उसे 14 दिन के भीतर उस बिल को वापस कर सकती है, ठीक है। कैसे वापस करेगी, अगर उसमें कोई सुधार चाहिए, उसको कोई सुझाव देना है अपने राज्यसभा को इस चीज के लिए, ठीक है। और ऐसा सुझाव के लिए जब वो वापस करती है तो लोकसभा अगर चाहे तो उस सुझाव को एक्सेप्ट कर सकती है या डिनाई कर सकती है, स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, ठीक है। बट अगर मान लो कि राज्यसभा ने नहीं भेजा और 14 दिन तक अपने पास अटका के रखा, तो जैसे ही 14 दिन राज्यसभा के पास पूरा होगा, वो विधेयक धन विधेयक पास अपने आप स्वतः पारित हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति को विधेयक की स्वीकृति देनी होती है और वह इसे अस्वीकार नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि जब देखो मनी बिल था, ये चला जब ना, तो पहले प्रेसिडेंट का आशीर्वाद लेकर चला था, अनुशंसा लेकर चला था, ठीक है। फिर ये पहुंचा लोकसभा, ओके, फिर इसने राज्यसभा का सफा किया और पास हुआ। अब ये राष्ट्रपति से गया है अपना आशीर्वाद लेने ना, चूंकि आपने ही भेजा था तो आप इसको अस्वीकार नहीं कर सकते, आपको क्या करनी होगी, स्वीकृति देनी होगी, ठीक है। इसके बाद ऐसा लॉ विधेयक कानून बन जाता है, ठीक। निष्कर्ष क्या है, इंपॉर्टेंस, ओके। क्या आप उस टॉपिक से समझते हो। तो आई थिंक आज के लिए ये 2 क्वेश्चन पर्याप्त होंगे। लेट मी सी और कितने क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं। सुबह मैसेज कर रहे हैं मैम, सुबह मैसेज कर रहे हैं, सेंड कर लीजिए। देख रहे हैं बेटा, 1 मिनट, अपना मोबाइल उसको बच्चे को दिया ना, इसलिए देख रहे हैं। किस सेमेस्टर की क्लास चल रही है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर मैम। अच्छा शुभम कर रहे हैं बेटा, तुम तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो ना शुभम। ये है फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर की क्लास, तुम तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो ना। वही शुभम हो ना जो व्हाट्सएप मैसेज किए थे, वही वाले हो ना। हाँ, तुम्हारी क्लास नहीं है बेटा। ये बताएं कौन सी क्लास चल रही है। ये तुम्हारे सीनियर्स का एग्जाम है ना, उसकी रिवीजन क्लास चल रही है, मतलब जो सीरीज होती है ना, आती है पढ़ के जो पास होते हैं, उसका हमने 1 मिनट रिकॉर्डिंग पे जा रहा है, 1 मिनट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आज हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जस्ट हमने मनी बिल पढ़ा तो आंसर पढ़ा, ये कंफ्यूज कर देगा ना। सुप्रीम कोर्ट है ये, और ये हम तुमको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाएंगे, मतलब आना ही आना एग्जाम में, प्लस बहुत जगह काम आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कल इसकी क्लास लेंगे
और इसी के साथ हाई कोर्ट भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी बता देंगे, है ना। तो ये क्लास हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अभी तुम लोग के एग्जाम में भी हमको लगता है 10-15 दिन जो भी हो, कोई आइडिया नहीं है, कम से कम 10 दिन तो होता ही है अगर एडमिट कार्ड नहीं आया तो, ठीक है। सो इसके ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर तुम लोग के पास 3 सब्जेक्ट हो गया, फिर 4 सब्जेक्ट और बचेगा, और अगर एक सब्जेक्ट में 5 दिन जाता है तो 20 दिन हो गए बच्चों। फिर एक सब्जेक्ट के 4 दिन 16 दिन, हाँ इतने हो जाएगा। लास्ट सब्जेक्ट अगर पूरा होने से पहले एग्जाम की डेट आ जाएगी तो हम लोग 2-2 3-3 घंटे क्लास ले लेंगे, ठीक है। और फिर जब तुम लोग एग्जाम, चलो ठीक है। सो ये हाई कोर्ट वाला हम लोग कल पढ़ेंगे, नो कंफ्यूजन एट ऑल, ठीक है। पढ़ना हो तो पढ़ें, कल पढ़ते हैं। दो मैम कर क्वेश्चन, लीजिएगा आराम से। हाँ, जो आज 2 क्वेश्चन है ताकि तुम उसको तैयार कर लो, ठीक है। नहीं तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, छूट जाएगा। आज 2 क्वेश्चन पढ़ाएगा, उसको तैयार कर लेना। चलो तब के लिए बाय बाय।